हेलो गाइस, मैं हूँ प्रियंका। आज अपन लेसन 4 पढ़ रहे थे, पदार्थ, धातु, अधातु, क्लास 8 का, जिसमें हमने धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया पढ़ ली थी, अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया पढ़ ली थी। ये धातु और अधातु के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे हम। उसमें थी धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अधातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब पढ़ेंगे आज धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इसमें पूरा एनसीईआरटी का पूरा मैटर है, ये एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है ये। तो धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है। वो क्या होती है? सोडियम धातु होती है ना, जो बहुत अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन व जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। क्या होता है? सोडियम क्या करता है? ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करता है, तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए यह मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्या होता है? सोडियम को खुला रखने पर ना, ये ऑक्सीजन से और जल के संपर्क में आने से वो बहुत तेज अभिक्रिया करता है। तो इसलिए उसको सोडियम के टुकड़े को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अर्थात इससे पता चलता है कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। क्या करती है? धातु होती है जो जल के साथ अभिक्रिया करती है। सोडियम को खुला रखेंगे, उसमें पानी के छींटे चल जाएंगे तो वो अभिक्रिया करेगा। इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जैसे लोहा है धातु, लोहा भी धातु है एक। तो लोहे पर जब पानी गिर जाता है तो उसमें जंग लग जाता है, तो वो क्या जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो इस प्रकार धातु है ना, जल के साथ अभिक्रिया करती है। और इसी प्रकार अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। धातु तो जल से अभिक्रिया करती है। इसको हम लोहे का उदाहरण लेके समझ सकते हैं आसानी से। लोहा सबने देखा है ही सही। और अधातु वायु में अधिक सक्रिय हो जाती है। जैसे फास्फोरस एक अधातु होती है, जो उसको है ना हवा में खुला रखने पर ना आग पकड़ लेती है। तो अधातु वायु में अधिक सक्रिय हो जाती है, इसलिए अधातु को जल में रखा जाता है। धातु तो जल के साथ अभिक्रिया करती है और अधातु हवा के साथ करती है। तो उसको तो मिट्टी के जल में रखा जाएगा, धातुओं को तो, और अधातु को जल में रखा जाएगा। ये नोट लगा के ये भी लिख लेना। फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर ही आग पकड़ लेता है। क्या है? फास्फोरस क्या है? एक अधातु है। धातु तो हमेशा लोहे की याद रखना, जो हमेशा लोहे में जंग लगता है तो धातु की हमेशा जल से अभिक्रिया करती है। धातु तो लोहे की ध्यान रखना। और फास्फोरस हमेशा एक अधातु है जो हवा के संपर्क में आने से उससे अभिक्रिया करता है, हवा से। तो उसको खुला नहीं रख सकते। अब अगला रासायनिक गुण आता है धातु व अधातु की अम्लों से अभिक्रिया। किससे? अम्लों से। अभी तो जल से अभिक्रिया करी थी, अब अम्लों से। अम्ल होते हैं ना एसिड, उनसे। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे। तो 6 परख नलियाँ लेकर उन पर ABCDEF चिन्ह अंकित कर लेंगे। मतलब परख नली लेंगे अपन, कांच की परख नलियाँ होती है जो 6 परख नली लेंगे। उसमें उस पर नाम लिख देंगे, एक पे A, एक पे B, एक पे C, ऐसे करके 6 पे ही नाम लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे? ड्रॉपर, वो ड्रॉपर होता है ना, ड्रॉप, बूंद डालते हैं, उससे जल भी डालते हैं अपन। दवाई लेने वाला भी ड्रॉप होता है, वैसा ड्रॉपर। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। मतलब एक परख नली में 5 ml। और ड्रॉप उसमें परख नली में वो ml लिखे होते हैं, भाई कितने ml, निशान लगा होता है ml के लिए। तो उसमें देख लेंगे हम 5 ml, तो 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। वह परीक्षण करेंगे, जांचेंगे उसको, देखेंगे थोड़ी सी देर। तो यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती, वो ठंडा है तो ठंडे में कोई अभिक्रिया नहीं होगी ना, तो परख नली को हल्का गर्म करेंगे। फिर प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए और फिर परीक्षण कीजिए। और यदि यही क्रियाकलाप, ये यदि की जगह यही है, यही क्रियाकलाप तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को लेकर कीजिए, वह परीक्षण कीजिए। पहले तो कर लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 6 परख नलियाँ लेकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर
फिर अगर वो कुछ भी अभिक्रिया नहीं हो रही तो उसको गर्म करनी है हल्की हल्की, फिर उसके पास जलती हुई माचिस की तीली ले जानी है। तो फिर देखना है कि क्या हो रहा है इसमें। तो उसमें पता चलता है कि ये ना परख नलियों में पॉप पॉप की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है? पॉप पॉप की आवाज़ आती है। तो परख नलियों के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है या पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इससे पता चलता है कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। वो बुलबुले होते हैं ना जो गैस के होते हैं, हाइड्रोजन गैस के जो पॉप पॉप आवाज़ आती है ना, तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं वो, जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। क्या? हाइड्रोजन पॉप ध्वनि के साथ जलती है। इससे पता चलता है कि क्या धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। अब आ गया धातु व अधातु की क्षारों से अभिक्रिया। पहले तो अम्लों से कर लिया, अब क्षार से अभिक्रिया। अब एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन बनाएंगे हम। तो उसमें 3-4 टिकिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे एक परख नली में और 5 ml जल डाल लेंगे। तो जल में घोल कर बनाएंगे। अब इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा, एल्यूमिनियम क्या होती है? धातु होती है। तो उसकी पन्नी का टुकड़ा, एल्यूमिनियम फॉइल सब जानते हो, वो रोटी अपन खाना पैक करते हैं टिफ़िन में जो, तो उसका पन्नी का टुकड़ा डालिए। एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के निकट लाइए, वह प्रेक्षण कीजिए। परख नली है ना, उसके मुंह के पास एक माचिस की तीली जलाकर उसके मुंह के पास ले जाइए और फिर देखिए थोड़ी सी देर। तो उसमें क्या पॉप ध्वनि निकलती है, उसमें भी पॉप ध्वनि निकलती है। जब अम्लों से अभिक्रिया कर रहे थे तब भी पॉप ध्वनि निकल रही थी, और जब क्षारों से अभिक्रिया तब भी पॉप ध्वनि निकल रही है, जो ये बताती है कि धातुएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। उसमें भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रही थी, अम्लों से अभिक्रिया कर रही थी, इसमें भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। वह इससे पता चलता है कि अधातु की क्षारों से धातु तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करी, और अधातु की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। मतलब धातु है तो क्षारों से भी अभिक्रिया कर लेती है और अधातु क्षारों से अभिक्रिया नहीं कर पाती, बहुत जटिल होती है इसकी प्रक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया ये हम कल पढ़ेंगे।